हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया पहले। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप लोग पढ़े थे फर्स्ट टॉपिक लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फिर से। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन तो बहुत देखे हम लोग, सॉल्यूशन का यूज भी करते हैं डेली, वाटर में चीनी और नमक मिलाकर पीते हैं। लेकिन ये सब जो प्रॉपर्टीज आ रही है ये सब बहुत नया नया मिल रहा है हम लोगों को। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये कहता है कि ये जो प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड है। यानी कि ये कह सकते हैं इट depends upon the number of particles लिखिए या नंबर ऑफ मोल्स लिखिए ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट does not on the नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उसके पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करता है कि उसकी पार्टिकल की संख्या कितना है। और ये पार्टिकल की संख्या मैंने बताया था आप लोगों को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये जो होता है ये जो होता है, यहां लिखिए, ये जो होता है ये कंसंट्रेशन को दर्शाता है। यानी कि जब आप कंसंट्रेशन पढ़ोगे मोलारिटी नॉर्मलिटी, तो उसमें डायरेक्टली आपको सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के सॉल्युबिलिटी को ही कंसंट्रेशन में व्यक्त किया जाता है। मतलब कि कभी देगा कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट है उसको मोलारिटी कहते हैं। कभी कहेगा कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जितनी मोल्स होंगी उसको हम लोग मोलारिटी कहेंगे। यानी कि टोटल कैलकुलेशन जो होती है सिर्फ सॉल्यूट का मोल्स होता है। यानी कि ये बात कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कितने प्रकार के ये होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको बताया गया है, एक होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो लेते हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लेते हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ में इसमें पढ़ना हम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है। अभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर में ये दोनों बहुत आसान है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही आसान है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर देखने में भी आसान ही है, लेकिन इसमें कई ऐसे टॉपिक्स इसमें और आ जाते हैं जो इसको थोड़ा सा टफ बना देता है। चलिए ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक इसमें से, कौन? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पिछला लेक्चर हमारा इसी पर था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें बताया गया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, उसी से रिलेटेड था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वैसे में एक और बात मैं यहां क्लियर करता हूं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, इसका जो डिफिनेशन है यहीं से शुरुआत होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन। मैंने पिछले लेक्चर में इसकी चर्चा भी किया था, आप लोग उस लेक्चर को देखोगे, अंत तक देखोगे तो मैंने बताया था किस तरह से ये सब रिलेटेड है। आज भी इसकी चर्चा हम करेंगे। तो वहां पे एक टॉपिक था जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक था
ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन आता है उसकी वेपर प्रेशर कम हो जाती है। इसी चीज को यहां पे पढ़ना है, इसको मिटाते हैं पहले। ये याद दिला दिए, पिछला लेक्चर का पॉइंट्स था। आइए देखते हैं। तो हम लोग आज थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। वेपर प्रेशर जो लोअर्ड हो जाता है उसमें एक पॉइंट और ऐड कर देंगे तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी टेम्परेचर ऐड कर देंगे। क्या होता है समझिए, इसमें होता है कि एक सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ध्यान दीजिएगा, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में है और इसमें मिलाया जा रहा है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये सॉलिड फॉर्म में है। ये पिछले लेक्चर में काफी फिगर बनाकर इसको बताया गया था। अब ये दोनों मिलते हैं तो एक सॉल्यूशन बनाते हैं, यहां पे ये सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इनकी बात करेंगे वेपर प्रेशर का। वोलेटाइल सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट है, इनके वेपर प्रेशर को हम मान लेंगे यहाँ पे पी नॉट। और एक बात और, इसको हम लोग मानते हैं ए, सॉल्यूट को मानते हैं बी, सॉल्यूशन हमारा बनता है ए बी। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर हम मानते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट का पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए मानते हैं। सॉल्यूट जो है इसका तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, सॉलिड फॉर्म में है और ये नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड फॉर्म में है। जब ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये इवेपोरेट तो होगा नहीं। जब इसका इवेपोरेशन नहीं होगा तो वेपर प्रेशर इसका नहीं होगा, इसका वेपर प्रेशर नहीं होने वाला है। लेकिन मिलाने के बाद सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर होगा, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब यही तय करना है कि कम होगा कि अधिक होगा। क्योंकि सॉल्यूशन में तो ये सॉल्वेंट भी तो है, तो सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर यहाँ पे आएगा तो इसके वेपर प्रेशर को हम लोग पीए मान लेते हैं, ठीक है। तो रूल्स के अनुसार हम लोग ये पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि जो सॉलिड पार्टिकल सॉलिड है, जो नॉन वोलेटाइल है, वो क्या करता है कि सॉल्वेंट के ऊपर चला जाता है। ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं ए हैं, तो ये पहले फर्स्ट लेयर में इनके बीच में ये चला जाता है, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ बी आ गया, ठीक है। तो लेकिन सेकेंड लेयर में जो ए पार्टिकल्स यहाँ पे हैं उनको तो ये इवेपोरेट नहीं होने देगा ना, उनको इवेपोरेट नहीं होने देगा, क्योंकि ऊपर एक लेयर आ गया। जब ऊपर एक लेयर आ गया उसको इवेपोरेट नहीं होने देगा। हमको इसको इवेपोरेट होने करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको इवेपोरेट करने के लिए इसको हीट करना होगा। सिंपल सी बात है, इसको हमें गर्म करना होगा, हीट करना होगा। तो ये टेम्परेचर हो गया। तो एक बात समझिएगा, पहले वाला जो वोलेटाइल सॉल्वेंट था इसका टेम्परेचर अगर मान लो कि T1 है और इसका टेम्परेचर अगर T2 है, यानी कि T1 टेम्परेचर पे जो इसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आया था, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ा, तब हमारा वेपर प्रेशर Pa आया, यानी कि T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल समझिए। हमने फर्स्ट पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर चूंकि इसके सॉलिड के आने से वेपर प्रेशर इसका कम हो जाएगा, यानी कि पीए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो लेस देन पी नॉट ए। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर घट गया। अब एक और बात यहां पे लाते हैं, अब इसमें ऐड करते हैं टेम्परेचर, जो आपने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोगों की बात है यहाँ टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर जो है इसका और इसका कम होता है, तो इसका वेपर प्रेशर कम होने के पीछे रीजन पर समझ लीजिए ना, क्या होता है रीजन।
तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूशन का वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू वोलेटाइल सॉलिड, यानी कि मैं एक बात यहां लिख सकता हूं, हेंस द intermolecular force of solution molecules is greater than molecules of intermolecular force of solvent molecules। अब देखिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के तुलना में सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अब एक बात समझिए, तो बढ़ गया तो उसको अगर हमें इवेपोरेट करना है तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। सो टेम्परेचर ऑफ solution is greater than टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर इसको ज्यादा करना होगा, ठीक है, तभी तो ये इवेपोरेट होगा। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट टू इवेपोरेट द सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट होने के लिए इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इसी को तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी ओवरऑल जो डिफिनीशन है वो लोअरिंग ऑफ वेव प्रेशर से रिलेटेड है। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लें आप लोग, और मैं डायरेक्ट एक पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे, उसी से सब कुछ रिलेटेड हो जाएगा। इसको नोट कीजिए पहले आप लोग, और फिर यहां से हम मिटा कर इसको बताते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि ये जो प्रेशर हमारा कम होता है तो यहां के बाद का क्या है, यहां पर डिफिनीशन क्या है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन ये हो जाता है कि व्हेन नॉन volatile solute mixed with volatile solvent, the vapor pressure is lowered and boiling point of solution increased known as elevation of boiling point। यहां पर अब एक चीज हमको और जानना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन भी जान लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग समझते हैं, यहां पे एक बात और यहां समझ लेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात यहां पे इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीवी। इसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा टीवी से, ठीक है, डेल्टा टीवी से इसको डिनोट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का भी यहां पे आप लोग डिफिनेशन थोड़ा समझिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट तो जनरली हम लोग समझते हैं कि किसी भी सबस्टांस की बॉइलिंग पॉइंट वह एक टेम्परेचर है जिसपे वो इवेपोरेट होना शुरू कर देता है, ये पढ़े थे ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर बुक्स वगैरह में अलग, इस टॉपिक पे अलग है, क्योंकि इस टॉपिक पे वेपर प्रेशर की चर्चा हो रही है, तो वेपर प्रेशर को इंक्लूड करते हुए है यहां पे क्या, द टेम्परेचर at which the vapor pressure of
ऑफ, जिस लिक्विड का हम लोग बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, हो जाए उस टेम्परेचर, जिस ताप पर किसी वेपर प्रेशर जो है, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए या उससे अधिक हो जाए, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मतलब आप किसी लिक्विड को बॉयल कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो पहले क्या होता है ना कि वो एक, यहां देखिएगा थोड़ा, आपने ये मतलब लिक्विड लिया और इसको बॉयल किया, यहां हम इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लगा रहेगा, यहाँ पे 1 atm प्रेशर काम कर रहा है ना, 1 atm प्रेशर यहाँ पे काम कर रहा है, और ये यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है 1 atm, ये इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, हल्का हल्का अभी हल्का हल्का यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, मॉइस्चर के फॉर्म में है, लेकिन जैसे ये वेपर प्रेशर इसका जो बन रहा है, वो वेपर प्रेशर इस 1 atm जो एक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको जैसे ही इसको पार करेगा, तब हम कहेंगे कि यह टेम्परेचर हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो इसको हम एक ग्राफ से समझाते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट और ये जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इसको एक ग्राफ से हम लोग थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। तो इसका ग्राफ क्या कहता है, मान लो कि ये यहां पे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है, यहां पे हम लेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है, यहां पे क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर, और यहां पे हम लोग लेंगे, ये वेपर प्रेशर हो गया, और इस एक्स एक्सिस पर हम लोग यहां पे टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर ले रहे हैं। तो एक सॉल्वेंट लेते हैं जो प्योर सॉल्वेंट होगा, उस सॉल्वेंट का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस तरह का कुछ ग्राफ आता है, ठीक है। जैसे इस सॉल्वेंट में, ये हमारा एक प्योर सॉल्वेंट हो गया, प्योर सॉल्वेंट कहिए इसको, तो ये हमारा प्योर सॉल्वेंट हो गया, और जैसे ही इसको हम लोग प्योर सॉल्वेंट हो गया, जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, तो अब सॉल्यूशन जो हुआ, वो सॉल्यूशन का ग्राफ कुछ या ऐसे हो जाता है, ठीक है। मान लो कि ये सॉल्यूशन हो गया, पहले इसको भी लिख लेते हैं, ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। ये पॉइंट जो है 1 atm प्रेशर का है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये क्या है बाबू, 1 atm प्रेशर है, ठीक है, 1 atm प्रेशर, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो ये है, तो ये एक पॉइंट पे जाकर यहां टकराता है और यहां पे टकराता है, यानी कि ये पॉइंट एक्स और वाई हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक्स पॉइंट पर प्योर सॉल्वेंट और वाई पॉइंट पर सॉल्यूशन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा यहां पे कोई भी, अगर हम ये इसको वर्टिकली यहां पे अगर हम एक लाइन खींचें, तो ये यहां पर आता है, इसको हम लोग टी, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का है, तो इसको हम लोग टी नॉट बी, मैंने बॉइलिंग पॉइंट, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, तो टी नॉट बी मानेंगे। इस टेम्परेचर पर इसका जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जा रहा है, तो यही इसकी बॉइलिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पर इसका जो वेपर प्रेशर है, इस किसका, प्योर सॉल्वेंट का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जा रहा है, देख रहे हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होगा वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर यहां पे आ रहा है, यानी इसका टेम्परेचर जो हम लोग देखेंगे, तो इसका टेम्परेचर आ रहा है ये, यानी कि इसको हम मानेंगे टीबी।
तो ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर हो गया, यानी कि इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा है। ये डेफिनेशन कर रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। तो यही बॉइलिंग पॉइंट इसका ये होगा, किसका, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट किसकी हुई, ये बॉइलिंग पॉइंट हुआ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ। तो अब हमारा ये सवाल है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस कहलाएगा, ये डिस्टेंस जो है यही कहलाता है डेल्टा टीबी। तो बाबू एक बात क्लियर हो गया कि डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी जो अधिक है बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी कि टीबी माइनस टी नॉट बी। तो टीबी माइनस टी नॉट बी ही हमारा क्या हो गया, यहां पे लिख लेते हैं, यानी कि इसलिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी आ गया। और यही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी यहां लिखे थे। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो गया टीबी माइनस टी नॉट बी। बात क्लियर समझ में आया ग्राफ? फिर से देख लीजिए एक बार। प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट जो है वो एक सॉल्वेंट है जिसका टेम्परेचर टी नॉट बी पर उसकी वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। यहां पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, किस पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो वह किस टेम्परेचर पे होता है, टी नॉट बी पे होता है। तो यह टी नॉट बी हमारा जो है इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं टीबी का। तो जब इसमें प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देते हैं, ये वाला सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, तब सॉल्यूशन क्या होता है। तो अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर दिखा गया टीबी टेम्परेचर पे, टीबी टेम्परेचर पे 1 atm प्रेशर के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वाई पॉइंट पे जाकर होता है, वाई पॉइंट पर जाकर होता है। तो वाई पॉइंट पर ये जाकर होता है, इसलिए ये टेम्परेचर जो है इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। ये देखा गया कि बॉइलिंग पॉइंट इन टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इधर जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, टेम्परेचर इधर जाने पर इंक्रीज कर रहा है। तो टी नॉट बी से ज्यादा टीबी है, यानी कि सॉल्यूशन के टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसी को तो हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ गया। और तब डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे, कितना बढ़ा, इसको निकालने के लिए टीबी माइनस टी नॉट बी, दिस इज कॉल्ड ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर मैं लिख देता हूं वेयर टीबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और फिर यहां पे मैं लिख रहा हूं टी नॉट बी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी और टीबी हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बातें क्लियर हो गई। अब एक बात समझेंगे, यहां पे थोड़ा हम इसको डिफिनीशन को मिटाते हैं और इसके फार्मूला की तरफ हम लोग जाते हैं। आइए फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया गया, इसका फार्मूला एक्सपेरिमेंटली इसका फार्मूला डेल्टा टीबी को मापा गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इसके कंसंट्रेशन, दैट मींस मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है। ये कंसंट्रेशन कौन है समझिएगा, ये कंसंट्रेशन है मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मोलालिटी का फॉर्मूला तो मालूम है सब लोगों को। मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है मालूम है। यहां पे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि मोलालिटी का फॉर्मूला के बाद यहां पे एक चिन्ह हटाएंगे तो हम लोग डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहां पे लगता है केबी, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, के फॉर कांस्टेंट, इनटू एम फॉर मोलालिटी। तो मोलालिटी के डिफिनीशन के अनुसार मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1000 बट्टा मोलर मास ऑफ ए इंटू यहां पे होता है बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बट्टा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू बी। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू ये हो जाएगा केबी गुने ए
इंटू 1000, फॉर्मूला पूरा रख देंगे यहाँ पे, ma इंटू बी। तो यहाँ पे जो हमारा एक फॉर्मूला मिल रहा है, ये फॉर्मूला मिल रहा है। फाइनली हम लोग और समझेंगे इसमें, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, और यहां समझिएगा थोड़ा, यहां लिखते हैं हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है बात? थोड़ा सा यहां पे हम लोग और एक फॉर्मूला जो बुक्स वगैरह में ज्यादा इसकी चर्चा किया हुआ है, के बी वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के वेट के क्या हो रहा है, सीधा ये डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। लेकिन एक बात करें, 1000 को यहां से हटाते हैं तो क्या आएगा, के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के, जो आया अब ये किसका आ गया, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर इतना आ गया। तो अगर हम लोग यहां पे 1000 रखते हैं तो सॉल्वेंट को ग्राम में लेंगे, अगर हम लोग इसको सॉल्वेंट को केजी में रखते हैं तो 1000 यहां से हटा देते हैं। अब हमको इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन करना है। आप इस दोनों में से किसी फॉर्मूला को लीजिए, क्वेश्चन इसका कीजिए। एक बात और मैं यहां पे क्लियर कर दूं आपको कि अगर आपको मोलिकुलर मास निकालनी हो तो आप यहीं से फॉर्मूला यूज करोगे, मोलर मास वाला। यानी कि यहां से देखो ये वाला फॉर्मूला, मोलर मास अगर आपसे पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला एम में इधर लाएंगे, डेल्टा टीबी यहां लाएंगे, हमारा मोलर मास निकल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं कुछ इस पे। क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस पे। 1, 2, 3 इन तीनों न्यूमेरिकल्स को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन C6H6 इज 80.1 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 100 ग्राम बेंजीन एंड इतना ग्राम C12H10। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, किसी भी न्यूमेरिकल में पहले सॉल्वेंट पहचानना बहुत जरूरी है अगर क्वेश्चन बनाना है तो सॉल्वेंट यहाँ पे बेंजीन है 100 ग्राम और सॉल्यूट यहाँ पे हमारा C12H10 है 13.76। एक बात मैं और आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे Kb, पहले फॉर्मूला की तरफ फिर से एक बार हम लोग देखेंगे। डेल्टा टीबी बराबर Kb इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये लिए थे। तो यहां पे केबी क्या है, केबी को हम लोग कहते हैं मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। और यूनिट ऑफ केबी जो हो जाएगा, यूनिट ऑफ केबी मतलब केबी की क्या यूनिट होगी, यहां देखिए केबी यही रहने दीजिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट को इधर ले जाएंगे तो डेल्टा टीबी गुने इतना और बट्टा हो जाएगा ये मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा टीबी, टीबी मतलब कि ये आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे, फिर केजी लेंगे, केल्विन केजी और सॉल्यूट ऑफ मोल नीचे जा रहा है यानी कि पर मोल, ये हमारा इसका यूनिट ऑफ केबी हो गया। केबी जो होता है ना, ये वैल्यू ऑफ केबी जो होता है, वैल्यू ऑफ केबी ओनली फॉर सॉल्वेंट। केबी का जो वॉल्यूम होता है किसके लिए होता है, सिर्फ सॉल्वेंट के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे यहां पे।
फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले हमें गिवन लेना पड़ेगा, क्या क्या दिया हुआ है इसको जानिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे बेंजीन का टेम्परेचर। तो बेंजीन का टेम्परेचर यानी कि T0B दिया हुआ है 80.1 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लेते हैं तो 273 जोड़ना होगा, माने 80.1 प्लस 273 जोड़ेंगे तो केल्विन हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 353.1 केल्विन। ठीक है, तो ये तो मिल गया हमको। इसके बाद से बेंजीन का मास दिया गया है, यानी कि बेंजीन के मास को हम लोग बी मानेंगे, माने थे वहां पे बी। तो बी दिया गया 100 ग्राम, बी कितना दिया गया है 100 ग्राम, और ए दिया गया है 13.76 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स इनकी जरूरत पड़ेगी, मोलिकुलर वेट भी निकाल लेते हैं इनका। तो C12H10 का मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। C12H10 का मोलिकुलर वेट निकालिए। यहां पे 12 गुने 12 प्लस 10 करना होगा, 144 प्लस 10 यानी कि 153 इसका मास हो गया, राइट। तो अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितना आएगा, उसमें डायरेक्ट हम मान रख के भी बना सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स निकालकर फिर इसको केजी में कन्वर्ट करके इस तरह से बना सकते हैं। हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग काम करते हैं कि डेल्टा टीवी निकालते हैं। इसलिए डेल्टा टीवी, चूंकि डेल्टा टीवी बराबर केबी गुने ए इंटू 1000 डिवाइड बाई एम ए इंटू बी, यही था। तो केवी का मान कितना है हमारे लिए, केवी का मान है 2.64, ए का मान है 13.76, 1000 डिवाइड बाई मोलर मास 153 इंटू बी कितना है 100। सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर मिटाते हैं, ये वाला पार्ट मिटाते हैं। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा यहां पे डेल्टा टीवी इज इक्वल टू 2.64 इंटू 13.76 में 153 यानी नंबर ऑफ मोल्स इसका जब निकालेंगे तो ये हमारा जो फाइनली आएगा 153, 13.7 10 जोड़ेंगे तो एक मिनट गलती है यहाँ पे 154 होगा ना, 154। तो 13.76 डिवाइड बाई 154, ये जो वैल्यू हमारा आएगा फाइनली, ये आएगा आपका मान तकरीबन 0.095, ठीक है, 0.095। तो ये आएगा 0.095 इंटू 1000 को 100 से कटाओगे नीचे तो कितना आएगा 10 बच गया यहाँ पे 10, तो बराबर आ गया, इसमें गुना करोगे तो 2.64 इंटू गुना करोगे तो कितना आएगा 0.95। फाइनली इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 2.64 इंटू 0.95 को जब हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 2.506 डेल्टा टीवी का मान आया, केल्विन में मान आएगा। ये इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मान किस में आएगा 2.5 मान लेंगे, ये मान केल्विन में आने वाला है, ठीक है। 2.506 लगभग केल्विन में मान आएगा ये। तो हमें निकालना है, चूंकि यहाँ पे क्या निकालना, हमें टीवी निकालना है। कहता है ना कि कैलकुलेट द, कहाँ गया,
व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमें टीबी निकालना है। तो चूंकि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, तो टीबी का मान हमें निकालना है, टी नॉट बी का मान यहां पे दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन यहां पे 80.1 जो हम लोग सॉल्व करके 353 केल्विन रखे हैं। तो चलिए डेल्टा टीबी का मान रखिए, यहां पे कितना है 2.506 केल्विन, टीबी निकालना है माइनस 353.1 केल्विन, क्या आएगा। तो फाइनली टीबी इज इक्वल टू, ये जाकर इधर ऐड हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, ऐड करेंगे तो 355 है ना, 355 3 2 5 ये ना ऐड होगा 355.606 केल्विन। तो ये हमारा आंसर आ गया, टीबी बराबर 355.606 केल्विन, इसका आंसर आ गया फाइनली। चलिए तो फर्स्ट नंबर हम लोग बना लिए, अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनेगा, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। फाइनल गिवन जान लीजिए क्या दिया हुआ है। तो फास्फोरस दिया गया 28 ग्राम, ठीक है, फास्फोरस 28 ग्राम दिया गया इन 315 ग्राम CH2। तो CH2 जो है ये दिया गया 315 ग्राम, 315 ग्राम ही दिया गया है। बॉइलिंग पॉइंट जो है फास्फोरस मैंने पूरे सॉल्यूशन का यानी कार्बन डाइसल्फाइड का, तो T नॉट बी भी दिया गया है 46.3 डिग्री सेल्सियस में दिया गया। बॉयल्स एट इतना, अब लीजिए टीबी भी दिया गया है सेल्सियस में, तो 47.98 डिग्री सेल्सियस। तो हमें डेल्टा टीबी आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसलिए डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी कितना है 47.98 माइनस 46.3 कितना आएगा। तो ये 8 9 में से 3 गया 6, 7 में से 6 गया 1, तो 1.68 आया डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए तो चूंकि डेल्टा टीबी निकालना क्या है, इसमें मोलिकुलर मास पर निकालिए ना, तो एम ए इज इक्वल टू व्हाट, चूंकि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू ए इंटू 1000 बट्टा मोलर मास इंटू बी। डेल्टा टीबी कितना दिया गया है 1.68 आया। ए यानी कि फास्फोरस का मास कितना है 28 है, और 1000 बट्टा मोलर मास हमें निकालना है नहीं पता, और बी का मास 315 दिया गया है। यहां पे हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो एम ए इज इक्वल टू फाइनली 28,000 बट्टा 1.68 इंटू 315 ये आ जाएगा। फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा फाइनली, अगर सॉल्व करने पर 123.8 ग्राम, 123.8 ग्राम इसका वैल्यू आ गया। तो अब हमें यानी कि ये मोलर मास ऑफ फास्फोरस, ध्यान दीजिएगा मोलर मास ऑफ फास्फोरस आ गया 123.8 ग्राम, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ फास्फोरस एटम पूछना है, तभी तो हम लोग निकालेंगे, इसका फॉर्मूला निकालना है ना। तो नंबर ऑफ फास्फोरस एटम पर निकाल दीजिए। तो एटम का संख्या निकालने के लिए मोलर मास में से एटॉमिक मास से डिवाइड करना होगा। तो 123.8 डिवाइड बाई 31 3.99 आएगा, दैट मीन्स 4 हो गया। तो लगभग इसको हम लोग 4 लिखेंगे, नियर अबाउट में 4 लिखेंगे। इसलिए फॉर्मूला
इज इक्वल टू P4। फॉर्मूला क्या आएगा इसका? P4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। थर्ड नंबर देखेंगे कैसे बनता है। थर्ड नंबर में देखेंगे सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका आंसर गिवन जानेंगे क्या दिया हुआ है। 4.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 50 ग्राम ऑफ, तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मुझे मालूम नहीं है, 4.2 ग्राम है। 50 ग्राम ऑफ एसीटोन, 50 ग्राम एसीटोन में ये घुला हुआ है, 50 ग्राम एसीटोन में घुला हुआ है, उससे उसका मोलर मास से मतलब नहीं है। इसका मोलर मास हमें चाहिए। सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 50 ग्राम ऑफ एसीटोन shows an elevation of boiling point by इतना केल्विन। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया भी है, डेल्टा टीवी 1.8 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, केवी का दिया गया है यहाँ पे, केवी हो गया 1.71 केल्विन ग्राम पर मोल, केल्विन ग्राम पर मोल में दिया गया है इसका। ठीक है, तो ये हमारा जो है वैल्यू दिया गया है केल्विन ग्राम पर मोल। केल्विन केजी पर मोल है, केल्विन केजी पर मोल, ग्राम होता ही नहीं है, केल्विन केजी पर मोल दिया गया है, मिस्टेक हो गया था। तो ये केल्विन केजी पर मोल इसका वैल्यू है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। क्या निकालना है? मोलर मास यहाँ भी निकालना है, ए में निकालना है। चूंकि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी गुने ए इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास इंटू बी। चलिए सॉल्व करते हैं। डेल्टा टीबी का मान कितना है? 1.8, डेल्टा टीबी 1.8 हो गया। और केबी का मान कितना है? 1.71। ए कितना है? 4.2, 1000 मोलर मास निकालना है। और बी कितना हो गया? 50। बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, केवल सॉल्व करके एमए का मास निकाल लेंगे। एमए का मान आएगा 79.8। एमए का यहाँ पे आएगा, मैं बता दूं 79.8 ग्राम इसका आएगा आंसर। बना लेंगे आप लोग। तो इस तरह से आज खत्म किए हम लोग इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, दैट्स ऑल।